हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज से रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होते हैं और इसमें हर एक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारे तरह के टेस्ट है, काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें करना क्या है। डायबिटीज़ हो गया तो कोई सिर्फ शुगर को टेस्ट करा के छोड़ देता है, कोई सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को चेक करा के छोड़ देता है, कोई साल में एक बार ब्लड शुगर चेक कराता है, कोई साल में एक बार HbA1c कराता है। तो उसमें कितना किस टेस्ट की क्या वैल्यू है और क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए टेस्ट को असेसमेंट करने का, और लॉन्ग टर्म उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं हर पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, क्यों हर टेस्ट को करना ज़रूरी है और कौन सी टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन या आपका हमारा सपोर्ट जो है, जो आप करते हैं, वो हमारे चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और पावर देता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत तरह तरह के इन्वेस्टिगेशन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो शुगर के टेस्ट हैं। शुगर के टेस्ट में लोग पूछते हैं साहब इसमें कौन सा करना है। देखिए, सबसे कॉमनली जो किया जाता है वो रैंडम शुगर है। आप क्लिनिक पे कभी पहुंच जाते हो, शुगर लेवल्स आप चेक कर लेते हो, तो उस समय का जो ब्लड शुगर लेवल्स आता है उसको हम चेक करते हैं। अगर वो 200 से ज़्यादा है तो हम उसे डायबिटिक रेंज मान सकते हैं। लेकिन रैंडम शुगर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपने कब खाना खाया था, खाने में क्या खाया था, खाना टेस्ट करने के कितने घंटे पहले लिया था। अब अगर टेस्ट करने के आपने शुगर वाली चीज़ 1-2 घंटे पहले ज़्यादा खाई तो शुगर ज़्यादा आएगा। खाना आपने 12 घंटे तक नहीं खाया तो शुगर लेवल्स कम आएगा। तो आपने कितने घंटे पहले खाना खाया था, क्या खाना खाया था। अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाया था तो शुगर तुरंत बढ़ जाएगा, बाद में कम हो जाएगा। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाया तो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो उसके कितने घंटे के बाद आपने सैंपल किया। दवाइयों का क्या इफेक्ट है। दवाई आपने मान लीजिए सैंपल लेने के 2 घंटे पहले किए तो दवाई का पीक लेवल होगा तो शुगर कम आएगा। अगर दवा आपने कई घंटे पहले लिए, उस समय दवा का असर जा चुका है तो शुगर लेवल्स बढ़ जाएगा। तो रैंडम शुगर बिल्कुल रिलायबल नहीं होता है। वो एक आध वैल्यू है जो रफ असेसमेंट आपको दे सकता है। वो पूरा नॉर्मल भी हो सकता है, पूरा एबनॉर्मल भी हो सकता है, पर उसके बेसिस पर दवा अगर आप एडजस्ट करते हैं तो गलतियां होने का चांस बहुत ज़्यादा है। पूरी तरह से गलत रिपोर्ट और गलत स्ट्रैटेजी हो जाए इसका भी चांस ज़्यादा है। तो रैंडम शुगर रफ असेसमेंट के लिए तो अच्छा है, क्योंकि हर बार तो पेशेंट फास्टिंग में नहीं आता। कोई पेशेंट दूर दराज गाँव में रहता है, वहाँ से खाली पेट आना भी मुश्किल है। वैसे भी डायबिटीज़ में भूख ज़्यादा लगती है, तो आने में, अगर क्लिनिक तक आने में, या समझ लीजिए आप 100-50 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, वहाँ से जो डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं डायबिटोलॉजिस्ट, वहाँ पे आने में 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो भूख ज़्यादा लग जाती है। कई बार 11-12 बजे डॉक्टर पास आते हैं, नंबर लेट लगता है। तो फास्टिंग करना सब जगह प्रैक्टिकल उतना नहीं हो पाता, इसलिए रैंडम किया जाता है। लेकिन फास्टिंग करना ज़्यादा रिलायबल इसलिए क्योंकि फास्टिंग शुगर आपको 12 घंटे के फास्ट के बाद, यानी रात को आपने खाना खाया फिर उसके बाद सिर्फ पानी लिया, कोई चाय वगैरह नहीं लिया, कोई बिस्किट्स या ऐसा कुछ भी स्नैक्स या ब्रेकफास्ट नहीं लिया, आपने डायरेक्ट शुगर चेक कराया, ये रिलायबल इसलिए होता है। मिनिमम एटलीस्ट 8 घंटे का फास्ट होना चाहिए, और उसमें आपको ये वैल्यूज मिल जाती है कि आपका ओवरऑल बेसल ब्लड शुगर लेवल्स कितना है। अगर ये 126 से ज़्यादा है तो उसको डायबिटिक रेंज में मानते हैं। अगर 2 सेपरेट ओकेजन्स में इसको चेक किया जाए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसलाइन ब्लड शुगर लेवल्स कितना है वो देखने के लिए। पर पोस्टप्रैंडियल ब्लड शुगर भी उतना इंपॉर्टेंट है। पोस्टप्रैंडियल ब्लड शुगर का मतलब ये है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद चेक किया जाता है। इसमें आपको नॉर्मल नाश्ता करना है, बहुत हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें खा लो। एक स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट, मान लीजिए 2-3 बिस्किट्स ले ली, चाय ले ली, या थोड़ा सा हल्का नाश्ता कर लिया, उसके बाद आपको चेक करना है। आप बहुत ज़्यादा खाओगे और अलग अलग तरह से आपका फूड का वेरिएशन अगर होगा तो उसमें भी रिपोर्ट्स गलत आ सकती है। आपने बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ खा ली तो शुगर ज़्यादा आ जाएगा, बिल्कुल कम शुगर वाली चीज़ खाई तो बिल्कुल कम होगा। तो वो भी वेरी करता है। पोस्टप्रैंडियल शुगर इसलिए कंपेरेटिवली थोड़ा कम रिलायबल है। लेकिन आप पोस्टप्रैंडियल शुगर आपको ये ज़रूर बताता है कि बॉडी इंसुलिन लेवल्स बनाने का स्पीड कैसा है। कई बार लोगों का फास्टिंग लेवल्स तो अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही बॉडी ग्लूकोज लेती है तो उसको बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है, शुगर लेवल सडनली स्पाइक कर जाता है, जिसको हम असेसमेंट करते हैं। मेरा भी ऐसा ही हुआ था जब मुझे प्री डायबिटिक हुआ था 7-8 साल पहले। तो फास्टिंग शुगर लेवल अच्छा आ रहा था, लेकिन पोस्टप्रैंडियल शुगर लेवल ज़्यादा आ रहा था। तो वो आपको ऐसा नहीं करना है मिस आउट कर दें, क्योंकि कई बार आप सिर्फ फास्टिंग करते हैं, पोस्टप्रैंडियल मिस कर देते हैं, तो शुगर लंबे समय तक पेशेंट उसको मिस कर देता है और फिर फाइनली वैल्यूज़ गड़बड़ हो जाती है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। इसमें आप शुगर का या ग्लूकोज का आपको एक ड्रिंक देते हैं, उसमें लगभग 70 ग्राम्स आपको ग्लूकोज दिया जाता है, और उसके बाद उसको पोस्टप्रैंडियल शुगर की तरह चेक किया जाता है कि वो शुगर का आपने जो ड्रिंक लिया उसके बाद आपका शुगर लेवल कितना टॉलरेट हुआ बॉडी में। आप उसके अलावा कुछ नहीं लेते हो, उसके अलावा आप कोई खाना नाश्ता नहीं लोगे, लेकिन फास्टिंग के टाइम पे आपने पहले फास्टिंग शुगर का सैंपल दिया, उसके बाद ग्लूकोज का आपको जो अमाउंट दिया गया उसको आपने पी लिया, उसके बाद आपने उसको रीचेक किया तो वो इतना ग्लूकोज अमाउंट
बॉडी ने कैसे टॉलरेट किया वो आपको ज़्यादा एक्यूरेटली बताएगा। ये पोस्टपेंडल शुगर से ज़्यादा रिलायबल इसलिए कि पोस्टपेंडल में आपने क्या खाया क्या नहीं खाया उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं कि भाई आपने ज़्यादा खा लिया तो शुगर ज़्यादा आएगा, कम खाया तो कम आएगा। जबकि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लिया और वो भी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, उसको आपने चेक किया तो इतना हाई डोज ग्लूकोज की बॉडी टॉलरेट कर पा रही है कि नहीं वो चेक करते हैं। अगर किसी का वो इंसुलिन बनने का सिस्टम अच्छा है तो वो हाई ग्लूकोज को भी टॉलरेट बॉडी कर लेगी, पर अगर इंसुलिन बनने का सिस्टम डिफेक्टिव है तो बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। कई बार लोग बोलते हैं सर मैंने कल शादी में ज़्यादा खाना खा लिया था, कल बाहर चले गए थे या खाने पीने में गड़बड़ हो गया था इसलिए शुगर बढ़ गया, तो आप दवा मत बढ़ाओ। अगर बॉडी का आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो आपका शुगर लेवल्स नहीं बढ़ना चाहिए। अगर इंसुलिन प्रोडक्शन सिस्टम खराब नहीं है तो शुगर लेवल्स बढ़ना नहीं चाहिए। पर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि शुगर लेवल्स कंट्रोल ठीक नहीं है, तो आपको मेडिसिन का डोज ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। रात को क्या खाया था और पिछले 4 दिन में शादी में आपने टाइम वेस्ट किया उसकी वजह से शुगर बढ़ गया है, ये लेम एक्सक्यूजेज है और मेरे ख्याल से इसके हिसाब से शुगर वैल्यूज़ को छोड़ दिया जाए बिना ट्रीट किए तो गलत होगा। ज़्यादातर शुगर वैल्यूज़ को हमको जो चेक करना चाहिए वो एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार करना चाहिए। इंटरनेशनल गाइडलाइंस कहती है कि दिन में 4-5 बार करना चाहिए, पर वो तो उतना प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि कॉस्टली भी पड़ेगा और उतना बार बार प्रिक्स करने से पेशेंट परेशान भी हो जाएगा। अगर एक्यूरेट आपको शुगर डे टू डे बेसिस पे मैनेज करनी है तो काफ़ी बार करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको हफ्ते में 2-3 बार या महीने में 8 से 10 बार एटलीस्ट शुगर चेक करना चाहिए। कई लोग 6-6 महीने तक शुगर चेक नहीं करते तो फिर वो गलत हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, जब फाइनली आप डॉक्टर के पास आते हो तो शुगर लेवल्स या तो बहुत कम होती है बहुत ज़्यादा होती है। उस दिन के शुगर वैल्यूज़ को देख के डॉक्टर अगर आपका मेडिसिन चेंज करता है तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उससे एक दिन पहले आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, दवाई ली कि नहीं ली, वो सारी वैल्यूज़ को उस दिन का शुगर वैल्यूज़ उसकी वजह से चेंज हो सकता है। और उसमें आपने जो दवा में डॉक्टर ने अगर देने में गलती कर दी कि भाई उस दिन शुगर कम आ गया तो डॉक्टर ने दवा नहीं बढ़ाई, या शुगर ज़्यादा आ गया तो बढ़ा दिया, तो अगले 6 महीने तक वही वैल्यूज़ आपको परेशान करती रहेंगी। तो रेगुलर चेक करना एटलीस्ट हफ्ते में 2-4 बार ज़रूरी है। नेक्स्ट है HbA1c लेवल्स। ये बेसिकली ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल को टेस्ट करता है। इसमें ब्लड शुगर लेवल्स पिछले 3 महीने का कैसा कंट्रोल रहा है वो टेस्ट किया जाता है। बेसिकली अगर ज़्यादा शुगर लेवल्स बॉडी में रहते हैं, ग्लूकोज रहता है, तो बेसिकली वो आपके हीमोग्लोबिन का एक पदार्थ होता है उसको ग्लाइकोसाइलेट कर देता है, यानी उससे रिएक्शन कर जाता है। और ये HbA1c की वैल्यूज़ अगर 6.5 से ज़्यादा आ रही है तो पेशेंट को डायबिटिक माना जाता है। जितना ज़्यादा वैल्यूज़ है उतना ज़्यादा वो कोरिलेट करता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स के साथ। HbA1c को अगर आपने कंट्रोल किया तो ज़्यादा अच्छा आपका कंट्रोल माना जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस आपका शुगर लेवल अच्छा मेंटेन हो रहा है। अब इसमें चक्कर ये है कि मान लीजिए आपका फास्टिंग किया वो नॉर्मल आ गया, पोस्टपेंडल किया वो नॉर्मल आ गया, लेकिन HbA1c आ रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि आज जो आपने शुगर वैल्यूज चेक किया वो तो भले नॉर्मल है, लेकिन लंबे समय में आपका शुगर लेवल्स का कंट्रोल अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब एटलीस्ट थोड़ा मेडिसिन का डोज तो बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि आपका HbA1c लगभग 6.5-7 के आसपास आ जाए। बहुत ज़्यादा ओवर अग्रेसिव HbA1c लेवल कंट्रोल्स भी रिकमेंडेड नहीं है, कि बहुत अग्रेसिवली ज़्यादा आप ट्रीट करते हो तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अराउंड 6.5 to 7 अगर आप मेंटेन करें तो सबसे बेस्ट है। आइडियली इसको हर 3 महीने में एक बार कराना चाहिए, पर एटलीस्ट साल में 2-3 बार तो होना चाहिए, तभी आपका शुगर लेवल्स का ज़्यादा एक्यूरेट कंट्रोल लंबे समय तक मेंटेन होगा, ये आप कंफर्म कर सकते हो। शुगर टेस्ट के बाद आता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट 2-3 चीज़ों के लिए किया जाता है, कितना ग्लूकोज जा रहा है, कितना कीटोन बॉडी जा रहा है, कितना प्रोटीन जा रहा है। डायबिटिक पेशेंट में लंबे समय में किडनी डैमेज होती है, इसकी वजह से ग्लूकोज और प्रोटीन का ज़्यादा निकलने का चांस होता है। प्रोटीन अगर कभी भी निकल रहा है तो वो इसका इंडिकेटर है कि डायबिटिक किडनी डिजीज डेवलप हो गया, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट को सडनली कोई किडनी में इन्फेक्शन ना हुआ जिसकी वजह से सडन प्रोटीन बढ़ गया हो तो अलग चीज़ है। अदरवाइज प्रोटीन अगर जा रहा है तो उसको अबनॉर्मल साइन माना जाता है। ग्लूकोज भी अगर ज़्यादा जा रहा है तो डेफिनेटली वो खराब है, पर कई बार आप SGLT2 इनहिबिटर्स या इस तरह की मेडिसिन पर अगर हो, जैसे डेपैग्लिफ्लोजिन या एम्पैग्लिफ्लोजिन, तो उसमें शुगर लेवल्स वैसे भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि दवाओं का काम ही ये है कि बॉडी का एक्सेसिव शुगर ये यूरिन में निकालते हैं, तो यूरिन शुगर वैसे भी ज़्यादा आएगा। इसके अलावा कीटोन बॉडीज को चेक करते हैं। कीटोन बॉडीज इसलिए करते हैं कि अगर सडनली बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया तो कीटोन एक टॉक्सिक पदार्थ है जो फैट मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी में बनता है। अगर बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज है तो इसका मतलब बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा है और टॉक्सिक पदार्थ बनना चालू हो गया, तो फिर वैसे में आपको हॉस्पिटल में तुरंत दिखाने की ज़रूरत है, कभी कभार एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। नेक्स्ट है ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस। ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस में बेसिकली आप इंसुलिन की जो मेजरिंग डिवाइसेस होती है उसको आप घर पे रख सकते हो, जिसे सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं। उसमें आप फिंगर स्टिक से प्रिक करके ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं, और दिन में मल्टीपल बार रिकमेंडेड है कि आप आइडियली इसको चेक करें, लेकिन फिर भी आप कुछ दिनों में एक बार भी अगर इसको चेक करें तो अच्छा है। इसको
सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज की रिपोर्ट्स ज़्यादातर रिलायबल होती है। लोग कई बार सोचते हैं कि जो लैब का लिया हुआ शुगर और ये लिया हुआ शुगर में क्या डिफरेंस है, तो ज़्यादातर ये भी काफ़ी रिलायबल होती है। तो इसमें ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है कि ये शुगर गलत रिपोर्ट आएगी, आप उसको रिलाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक आता है इंटरस्टिशियल ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस, जिसे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस बोलते हैं। जिन लोग का भी शुगर वैल्यूज बार बार फ्लक्चुएट करता है, कभी कम कभी ज़्यादा आता है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ये पहनने का एक डिवाइस होता है जो बॉडी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के हिसाब से चेक करता है कि आपका शुगर लेवल्स कितना आ रहा है, और कंटिन्यूस ट्रेंड देता है, जिसके बेसिस पे आप असेसमेंट कर सकते हो कि शुगर लेवल्स कितना आ रहा है। अगर कम ज़्यादा आ रहा है तो उस हिसाब से आप चेक करके एडजस्ट कर सकते हो। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस हर पेशेंट में नहीं किया जाता है, पर कॉमनली अगर यूज़ करें तो इससे आप ज़्यादा अच्छा शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हो, आपको ज़्यादा अच्छा कंट्रोल इससे मिलेगा। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए हर पेशेंट में इसको यूज़ करना उतना एडवाइजेबल नहीं है। बार बार भी नहीं कर सकते आप, भले 2-4 महीने में एक बार कर लो वो चलेगा, पर आप हर 2-4 दिन में इसको करोगे तो वैसा पॉसिबल यूजली नहीं होता है। नेक्स्ट है लिपिड प्रोफाइल करना। लिपिड प्रोफाइल बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का असेसमेंट है। इसमें सिर्फ आप टोटल कोलेस्ट्रॉल करके आ जाओगे तो वो गलत है, क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज करके आ जाता है। ज़्यादातर हमारा फोकस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल पर रहता है। एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल पर यूजली उतना आजकल फोकस नहीं है, क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की जितनी भी स्टडीज़ है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है दिखाने में कि दवाइयों से इसको अगर हम इंप्रूव करते हैं तो पेशेंट को फायदा होता है। कुछ स्टडीज़ में तो ये भी शो किया गया कि इससे पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए ये टेस्ट उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड पर ज़्यादा फोकस रहता है। उसमें भी एलडीएल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा फोकस एलडीएल पे रहता है। उसकी वैल्यूज़ कितनी आ रही है उसको टारगेट आपको करना है। ऑन एन एवरेज साल में एटलीस्ट 1 से 2 बार इसको करना चाहिए, और एलडीएल की वैल्यू 70 से नीचे होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू 250 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 250 से नीचे रहना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर है एलडीएल का वैल्यूज़ या ट्राइग्लिसराइड का वैल्यूज़ तो आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी यूरिया क्रिएटिनिन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का टेस्ट। यूरिया क्रिएटिनिन बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो मसल्स के डैमेज होने के बाद किडनी में इकट्ठा होने लगते हैं, और किडनी अच्छा काम कर रही है तो सारा यूरिया क्रिएटिनिन को निकाल देगी यूरिन में। पर किडनी अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो ये ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा। इसको आप टेस्ट करके असेस कर सकते हो। इसके अलावा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है बॉडी में कितना वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर हो रहा है उसका असेसमेंट है, जो कि असेसमेंट देता है कि किडनी कितना अच्छे से काम कर रही है। किडनी के पेशेंट को रेगुलरली आई चेकअप्स भी करना चाहिए। आई चेकअप्स एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार होना चाहिए। इसमें आंखों का फंडस वगैरह देखना चाहिए, आंख को डायलेट करके, ताकि कोई आंखों में या रेटिना में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है वो देख सकते हैं। रेटिना का फोटोग्राफी कर सकते हैं ताकि रेटिना में कितना ब्लड वेसल्स जमा हो रहे हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है कि नहीं वो देख सकते हैं। और आंखों का ओसीटी भी होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जो कि लाइट वेव्स रेटिना में डाल के उसकी इमेजेस को असेसमेंट करता है, जो कि ओवरऑल डायबिटीज रिलेटेड रेटिना का डैमेज और आंखों का डैमेज को असेसमेंट करता है। नर्व्स के लिए डैमेज के लिए यूजुअली फुट का एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक फुट काफ़ी मुन्नी लोगों को हो जाता है, जिसकी वजह से पाँव सुन पड़ने लगता है, और धीरे धीरे जब वो प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं होता या लंबे समय तक टेस्टेड या इग्नोर्ड पड़ा रहता है तो सारे नर्व्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाँव में न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। तो इसमें नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज आपको चेक करना चाहिए। ईएमजी एनसीवी उसको टेस्ट बोलते हैं, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी का टेस्ट करना चाहिए। ईएमजी मतलब इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये रेगुलर टेस्ट नहीं है, थोड़ी कॉस्टली टेस्ट है, 3-4 हज़ार जैसा खर्चा आता है। तो इसको साल में 1 आध बार अगर आप करें तो चलेगा, या 2-4 साल में 1 बार करें तो चलेगा। इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं करते। सिम्टम्स अगर हो या न्यूरोलॉजिस्ट अगर बोले तो करना चाहिए। रेगुलर चेक में आप अपने पाँव को रेगुलर बेस पे एग्जामिन कीजिए कि कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, पाँव में सुनपना तो नहीं हो रहा है। उसके लिए नमनेस को टेस्ट करेंगे। सर्कुलेशन के लिए हर बार जब भी आप डॉक्टर को दिखाओ तो पाँव के पल्सेस को चेक करिए, पाँव में कोई घाव या अल्सर नहीं हो गया। इसको आप घर पे भी खुद ही चेक कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। ये ऑलरेडी डायबिटिक फुट के वीडियो पर मैंने डिटेल में कवर किया है, 2 वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन, यानी हार्ट का चेकअप। यूजली हार्ट का चेकअप में ईसीजी एटलीस्ट साल में 1 आध 2 बार होना चाहिए, पर ईसीजी हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस को उतना डिटेक्ट नहीं करता। जब हार्ट अटैक आता है तब वो डिटेक्ट करता है, उसके बाद जो हार्ट का डैमेज होता है उसको डिटेक्ट करता है। तो वो यूजली कई बार काफ़ी लेट हो जाता है डिटेक्शन करने में। इसके अलावा आप स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट है, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी है, डोबिटामिन स्ट्रेस इको है, जिसमें पेशेंट के हार्ट को स्ट्रेस किया जाता है केमिकल के द्वारा या एक्सरसाइज करने के द्वारा, और उसमें देखा जाता है कि कोई ब्लॉकेज है कि नहीं इसी चेंजेस के माध्यम से। इसको एटलीस्ट 2-3 साल में 1 बार करना चाहिए। लो रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट में 5 साल में 1 बार करना चाहिए। जहाँ डायबिटिक पेशेंट है या मल्टीपल रिस्क फैक्टर है उसको 1-2 साल में 1 बार रिपीट करना चाहिए। उसी तरह से हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी एग्जामिनेशन को भी हर 2-3 साल में 1 बार करना चाहिए। इसमें हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं हो गया है, पंप क्षमता खराब तो नहीं हो गई है,
या कोई वाल्व में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, हार्ट डायलेट तो नहीं हो गया, वीक तो नहीं हो गया, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा पता चल जाएंगी। ये टेस्ट भी एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 1-2 साल में एक बार कर लेना चाहिए डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में कब प्रॉब्लम हो जाए पता नहीं चलता, और जब कई बार प्रॉब्लम हो जाती है तो ट्रीटमेंट में लेट हो जाता है, फिर उसको मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की डायबिटीज़ के टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, कौन कौन से टेस्ट डायबिटिक पेशेंट को कब कराने चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और हेल्थ टेस्ट में क्या पता चलता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है।